वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर MSO 004 यानी सोशियोलॉजी इन इंडिया का। जो फर्स्ट चैप्टर है या यूनिट है उसका नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, यानी सोशियोलॉजी किस तरीके से या किस प्रकार से भारत में आई या भारत में क्या हुआ। आप जर्नल सोशियोलॉजी किस तरीके से आई आपको आइडिया होगा, और अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ यहाँ पे ही। मान लीजिए सोशियोलॉजी आपने पहले ना पढ़ी हो, तो बेसिकली सोशियोलॉजी का स्टार्ट तब होता है जब यूरोप में एक पीरियड इनलाइटमेंट का आता है, जिसको प्रबोधन भी बोला जाता है हिंदी में। वो ऐसा फेज होता है जब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, रीज़न पूछना शुरू करते हैं, और साइंटिफिक जो डिस्कवरीज होती है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन भी उस टाइम पे आता है जिसके तरफ हम जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि चेंजेस आ रहे थे, लोग क्वेश्चन कर रहे थे, साइंटिफिकली सोच रहे थे, ये सब तो पॉइंट था। लेकिन अगर हम फोकस करें तो सोशियोलॉजी, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन आया या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था सोसाइटी पे। निगेटिव कैसे आप पूछेंगे, ये तो मॉडर्न है, साइंटिफिक है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ रहा था कि लोग गाँवों से अब शहरों में बस रहे थे, छोटे छोटे एरियाज में बस रहे थे, एकदम लाइफ टोटली चेंज हो रही थी। मतलब देखिए, नेगेटिव भी टोटली नहीं कह सकते पर बहुत हद तक नेगेटिव हो रही थी पहले से। तो थ्री मतलब पार्ट्स में या टू पार्ट्स में हम कह सकते हैं कि लोग डिवाइड हो गए थे। एक जो उस गोल्डन एरा को याद कर रहे थे कि नहीं, किंग क्वीन होने चाहिए, इतने लिबरल और मॉडर्न नहीं होने चाहिए, और एक जो बोल रहे थे कि नहीं, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें, एक बैलेंस्ड लोग भी थे, तो उनकी बात हम नहीं करते। तो बेसिकली जो सोसाइटी में चेंजेस आ रही थी, फॉर एग्जांपल आप गांव से छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे थे, यानी रूरल टू अर्बन सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा था। एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, यानी एग्रीकल्चर इससे पहले हुआ करता था, जो कि अब इंडस्ट्रीज की तरफ आ चुका था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। उसके बाद क्या बोलते हैं, मोनार्की वगैरह को हटा के, किंग का सिस्टम हटा के एक डेमोक्रेसी डेवलप हो रही थी। तो सब कुछ चेंज हो रहा था, तो उस चेंज को कहीं ना कहीं स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी आती है। अब हम यूरोप को छोड़ के इंडिया में फोकस करते हैं कि इंडिया में कैसे आती है, क्योंकि पेपर का नाम ही सोशियोलॉजी इन इंडिया है। तो देखिए, जो इंडिया में सोशियोलॉजी है वो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है किससे, सोशल एंथ्रोपोलॉजी से। इनको अभी भी सिस्टर बोला जाता है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को, क्योंकि बहुत ही वो कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी प्राइमेटिव सोसाइटीज़ को पढ़ती है, सोशियोलॉजी प्राइमेटिव टू कंटेम्प्रेरी यानी पुराने ज़माने की भी सोसाइटीज़ और मॉडर्न सोसाइटीज़ को ही पढ़ती है। एसोसिएटेड या बहुत कनेक्टेड क्यों थी, क्योंकि दोनों का जो एरिया था ना वो डेफिनेट नहीं था, क्योंकि सोशियोलॉजी भी उस टाइम पे थोड़ी हिस्टोरिकल फेज में थी, तो पुराना कुछ ही पढ़ती थी, और एंथ्रोपोलॉजी भी वही पढ़ती थी, मतलब पढ़ती थी मतलब एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर होता था सोशियोलॉजी का। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद इसकी जो स्टडी का तरीका था, वो डिफरेंट स्कॉलर्स जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस अपनाते थे, और डिफरेंट डिफरेंट स्कोप बताते थे दोनों सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें। ठीक है, अब इसके अलावा एक फर्स्ट चीज़ तो आपने समझ ली कि सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्टेड है, दोनों लूजली उनको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जाता तो बहुत मुश्किल होता था। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग स्टडी करते थे। दूसरा ये था कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको यूरोप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि यूरोप में क्या हुआ, तो सोशियोलॉजी आई, या जो आपने पढ़ रखा होगा कहीं, बाकी मैं वीडियो उस पर भी लेके आ रही हूँ जल्दी। तो वो जो चीज़ें हो रही थी यूरोप में, ऐसा कुछ खास हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यही रीज़न बहुत सारे लोग देते हैं कि लैक ऑफ अटेंशन टू द फैक्ट इन इंडिया हैज़ रिजल्टेड इन दैट वन कैन नॉट इवन टुडे स्पीक विद कन्विक्शन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इन सोशियोलॉजी। आप जर्मन ट्रेडिशन ऑफ सोशियोलॉजी, अमेरिकन ट्रेडिशन ऑफ सोशियोलॉजी, ब्रिटिश ट्रेडिशन, फ्रेंच ट्रेडिशन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में सुनेंगे, लेकिन इंडियन सोशियोलॉजी को इतना तरीके से आप नहीं कह सकते। रीज़न क्या है डेवलप ना होने का? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये डेवलप हो रहा था तो ब्रिटिशर्स इसको लेके आए, उस टाइम पे हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, और उसके बाद भी उतना फोकस इस सब्जेक्ट पे हम नहीं दे पाए। दो अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट सोशियोलॉजी में, और आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, और बहुत सारे लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं।
लेकिन हमारा दो चीज़ यहाँ पे हुआ कि हमारे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ नहीं जैसा कि यूरोप में हुआ, और दूसरा ये मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है कि एक उतना ग्रेट हम ट्रेडिशन इंडियन एस्ट्रोलॉजी का नहीं डेवलप हो पाया। अब तो खैर बहुत है, फिर भी उस टाइम पे जब ये बुक लिखी गई तब भी उतना नहीं था। ठीक है। एक और रीज़न यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, लेट मी ड्रॉ, कि जो ये टीचिंग और रिसर्च जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट कर रहे थे, जो भी तरीका टीचिंग रिसर्च या रिसर्च के लिए सोशोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे थे, वो पूरा कॉन्सेप्ट मैथड थ्योरीज वेस्ट में यानी यूरोप में डेवलप हो चुका था, और हमारी कंट्री में कुछ ज़्यादा नए नए तरीके हमने डेवलप करने की कोशिश नहीं की। मतलब हमने कुछ ब्रिटेन जर्मनी उन्हीं से स्टडी के तरीके मेथड्स वगैरह ले लिए, या उन्हीं की थ्योरीज को आगे हमने बढ़ाने की कोशिश की। डिफरेंट हम अप्रोचेस नहीं डेवलप कर पाए या डिफरेंट मेथड्स नहीं डेवलप कर पाए। दो बहुत सारे जो वो हैं अप्रोचेस अब इंडिया में डेवलप हो चुके हैं, ऐसा डायरेक्टली कहना सही नहीं, बट फिर भी ठीक है। अब एक और सोशोलॉजी या सोशोलॉजिस्ट की समस्या, ये समस्या कि जिस तरीके से बायोलॉजी, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स के सीधे सीधे रूल हैं, सोशोलॉजी के पास ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमको पता है कि सन सेंटर में है और बाकी जो भी प्लैनेट्स वगैरह है उसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ऐसा साइंस ने प्रूव कर रखा है, इसको बार बार हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप क्या ऐसा सोशोलॉजी में कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि फैमिली जो या न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें मदर फादर और चिल्ड्रन होते हैं? नहीं कह सकते, और ये यूनिवर्सल है। अब रीज़न क्या है? आजकल LGBTQ+ कम्युनिटीज़ हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हो रही हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ नहीं हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप हो रहे हैं, बहुत जगह मैरिज नहीं एग्जिस्ट कर रही है, मैरिज एग्जिस्ट भी करे तो डिफरेंट मैनर में एग्जिस्ट कर रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, एग्जाम्पल देखिए कि साइंस में जो थ्योरीज हैं आप उनको बहुत ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स के साथ फिर प्रूव कर सकते हो। देखो साइंस का मतलब क्या होता है कि जो भी थ्योरीज जो भी कुछ है ऑब्जर्वेशन है, आप बार बार उसको प्रूव कर सकते हो। क्या आप सोशियोलॉजी में एक थ्योरी बना सकते हो और हर जगह लागू कर सकते हो? साइंस का मतलब तो यही हुआ ना। अब H2O जो वाटर है वो है तो वो पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही मिलेगा ना, उसमें और कोई तो डिफरेंस होगा नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सोशियोलॉजी का कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे मैरिज हो, फैमिली हो, या कुछ भी सोशियोलॉजी के अंदर हो, वो सब जगह सेम है। तो इसीलिए डिफ़िकल्टी क्रिएट किया बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट के लिए। हम कह तो रहे हैं कि ये साइंस है या नेचुरल साइंस जैसा हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्क्रीट थ्योरीज डेवलप करना साइंस की तरह सोशियोलॉजी में पॉसिबल नहीं था और नहीं है भी। हाँ, एक और प्लस पॉइंट हमारे यहाँ पे अच्छी हुई इंडियन सोशोलॉजिस्ट के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे यूरोप में सारे जो थिंकर्स थे या सारे जो सोशोलॉजिस्ट थे वो बेस डेवलप कर चुके थे, थ्योरीज डेवलप कर चुके थे, डिफरेंट स्कूल्स जैसे कि फंक्शनिस्ट, नियो फंक्शनलिस्ट, सॉरी नियो मार्क्सिस्ट ऐसे थ्योरीज वाले डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स भी डेवलप हो गए थे। तो हमारे इंडिया में इतना सोशोलॉजी को डिसिप्लिन बनाने में कुछ खास टेंशन नहीं हुई, खास समस्या नहीं हुई हमारे यहाँ के जो भी थिंकर्स या एक्सपर्ट्स थे। रीज़न क्या है? क्योंकि पहले ही यूरोप में मतलब देखिए, अगर आप ऑगस्ट कॉम्टे से कॉम्ट जो है, ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम, इन लोगों को लेते हैं तो ये लोग हर अपनी थ्योरी में प्रूव कर रहे हैं कि सोशोलॉजी एक साइंस है, सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, सोशोलॉजी क्यों स्टडी करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें यूरोप में हो चुकी थी, तब हमारे इंडिया में सोशोलॉजी की बात आती है। तो एक जगह जब कोई चीज़ प्रूव हो गई है तो दूसरी जगह पे उसको स्टैब्लिश करना इतना मुश्किल नहीं होता। आप जब कोई चीज़ शुरू कर रहे होते हैं तो लोगों को मना पाना उतना आसान नहीं होता कि हाँ इस चीज़ को मानो, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसी समस्या नहीं आई बिकॉज ऑफ कोर्स यूरोप के लोग। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर बताया था कि यूरोप में क्या हुआ, इनलाइटमेंट हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ। मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के ये सब समझा दूंगी, जो कि 1400 सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक चला। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और फ्यूडल सिस्टम, मोनार्की, चर्च वगैरह सब खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद एक देयर वॉज अ ग्रेट
uncertainty about the values and social order in new situation in sociology in the west came by the attempt to come। ठीक है, मैंने जो बताया कि जो इसके इम्पैक्ट पड़े समाज पे और समाज को और बेहतर तरीके से समझ पाना, बिकॉज जो हमने पास्ट में देखा था वो बिल्कुल चेंज हो रहा था, कुछ नया ही दुनिया उभर रहा था। अब कोई राजा नहीं था, अब लोग चूज कर रहे थे कि कौन उनका राजा बनेगा या कौन उन पे रूल करेगा। अब कोई राजा था नहीं था जो कि ऑर्डर देके कुछ भी कर सकता, अब लॉ एंड ऑर्डर था, ह्यूमन राइट्स आ रहे थे। तो एक सोसाइटी बहुत चेंज हो रही थी, गांव से लोग शहरों की तरफ आके उनकी एक लाइफ अलग हो जा रही थी, स्लम्स में रह रहे थे, स्थिति खराब थी। इन सब को स्टडी करना एक तरीके से सोशियोलॉजी का वो बन गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, सोशियोलॉजी इन इंडिया वाज प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स ऑफ इंडियंस टू द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर बाय वेस्टर्नर्स। अब इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत पॉइंट है कि अब जैसे मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि सोशियोलॉजी को भारत में कौन लाया, अंग्रेज लेके आए, ठीक है, अंग्रेज लेके आए। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे कि जो सोशियोलॉजी वो डेवलप कर रहे थे इंडिया में, वो बेसिकली उनके चश्मे द्वारा देखा हुआ भारत के बारे में बता रहे थे। मतलब वो इंडियन पर्सपेक्टिव नहीं था। जैसे कि आप देखे होंगे, बहुत जगह पढ़े भी होंगे कि बोल जाता है कि 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है, आपको लगता है कि भारत के लोगों ने विद्रोह किया था 1857 में? आई थिंक नहीं किया था। वो रिवॉल्ट नहीं था, वो अपने राइट के लिए मूवमेंट था, एक आंदोलन था। तो रिवॉल्ट क्यों लिखा आता है, आपने कभी क्वेश्चन किया है कि उसे रिवॉल्ट क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नहीं किया होगा, आपको करना चाहिए। विद्रोह इसलिए उसे कहा गया है, दो अब चेंज हो रहा है चीज, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने उसका विवरण दिया है, इंडियन लोगों ने नहीं। इंडियन लोगों के लिए वो एक आंदोलन था, उनके लिए एक विद्रोह था। तो यहाँ पे मेरे इस एग्जाम्पल देने का तात्पर्य या मतलब ये था कि हमारे बारे में, भारत के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जो वेस्टर्न इंटरप्रिटेशंस आ रही थी, यूरोप के लोग, ब्रिटेन के लोग हमारी सोसाइटी और कल्चर के बारे में जो कमेंट कर रहे थे, वो सही तरीके से हमारे कल्चर को डिफाइन नहीं कर रहे थे। उसके रिस्पॉन्स में इंडियन लोगों ने अपनी इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स एक तरीके से किया, उसका जवाब देते हुए सोशियोलॉजी का यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है ब्रिटिश का, ठीक है। ब्रिटिशर लोगों को ज़्यादा ही इंटरेस्ट था हमारी सोसाइटी में और हमारे कल्चर में, क्योंकि ऑफ कोर्स हम पे राज करने के लिए आए थे, तो समझना था उनको। लेकिन समझना भी तो ढंग से समझते नहीं थे, कुछ भी अपने हिसाब से करते थे। तो उसी के प्रत्युत्तर में सोशियोलॉजी, भारत में इंडियन लोगों ने कहा कि चलो हम अपनी कल्चर, अपने सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, बाहर वालों को हम नहीं मौका देंगे। सिमिलरली एंथ्रोपोलॉजी की भी कहानी ऑलमोस्ट सेम है। आपसे सोशियोलॉजी के बारे में पूछ जाएगा, बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अब वेस्टर्न ये काम क्यों कर रहे थे? बस वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था और कल्चर समझना था। वही सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का बेस हुआ। मैंने बताया ना कि एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादातर प्राइमेटिव सोसाइटी पढ़ते, वो तो सोचते थे कि जब वो अंग्रेज आए थे तो हम मिडिवल से मॉडर्न एरा की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनको लगता था कि हम तभी भी मध्यकाल या प्राचीन काल में ही फंसे हुए हैं। उन लोगों के हिसाब से वो बहुत सभ्य थे और हम नहीं थे। चलिए उस पर डिबेट ना ही करें तो बेहतर होगा, बिकॉज वो हिस्ट्री का काम है। अभी हम सोशियोलॉजी पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि कॉलोनियल जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनको हमारे बारे में जानना था। उसके बाद बेसिकली समझना था कि हम क्या हैं क्या नहीं। तो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। उसके लिए इन लोगों ने सब करना शुरू किया। उनका मोस्ट ऑफ काम डेटा कलेक्शन, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सब कुछ इसीलिए शुरू हुआ बिकॉज वो हमें जानना चाहते थे, हमें समझना चाहते थे। क्योंकि बल्कि उनके कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत डिफरेंस था। यही रीज़न है मानूंगी कि वो लोग समझना हमें चाह रहे थे। लेकिन एक्सेप्ट करना कि हम लोगों के कल्चर अलग हो सकते हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, उनको लगता था कि उनका कल्चर बेहतर है और हमारा कल्चर खराब है। लेकिन जैसे कि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप एक चीज़ जानते हैं कि किसी का कल्चर खराब या अच्छा नहीं होता, सारे कल्चर अपने आप में खूबसूरत है। जैसे मैंने आपको बोला, इंडियन हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन सोशियो कल्चर रियलिटी। अब देखिए, इन लोगों का जो भी सोचना था सोचे, लेकिन हमें, आपको पता है कि इंडियन जो कल्चर या हेरिटेज या जो हमारा इतिहास है, जो हमारा
समाज है वो अपने आप में बहुत रिच है। इवन हम 3rd सेंचुरी बीसी की बात करें, तब भी हमारे देश में बहुत सारे सोशोलॉजिकल थिंकर्स थे, बहुत सारे लोग समाज के बारे में सोचते थे। चाणक्य क्या एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या चाणक्य समाज के बारे में नहीं सोचते थे? बहुत सारे बुक है, अगर हम प्राचीन काल के बुक उठाएं, शास्त्र उठाएं, स्मृतिज उठाएं, कोई भी ऐसी इसमें मतलब फिलॉसफी की या मेटाफिजिकल की बातें की गई हैं, वहाँ पे समाज की बातें की गई हैं। इवन जो मनु की धर्म शास्त्र है उसमें भी बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेसिकली यहाँ पे यही सब बात बताई गई कि हमारे जो कल्चर था वो कितना रिच था। उसके बाद द अजम्पशन एंड प्रिंसिपल अंडरलाइंग इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट काल पात्र, ये सब के बारे में देखिए। हमारा यहाँ पे सिर्फ यही कहने का तात्पर्य एग्जाम्पल देने का है, आपको सब एग्जाम्पल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो ब्यूटीफुल आपको लगे आपके हिसाब से वो आप याद कर सकते हैं। जैसे मनुस्मृति में वो वर्ण समस्करा के बारे में बताते हैं, या मतलब बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स से जो बॉर्न हुए हैं बच्चे। अब देखिए मनुस्मृति में आपको पता चलेगा कि 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। लेकिन वो बताते हैं कास्ट कैसे डेवलप होते हैं। मान लीजिए कि 4 वर्णों में एक ही अपने वर्ण में विवाह होता था, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय से, वैश्य वैश्य से। तो जो इनको तोड़ के अलग विवाह करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप की जातियां बनाते हैं इनके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। तो बेसिकली यहाँ पे बुक पे बात की गई है कि वो बोल रहे हैं कि हाँ, समाज को मेंटेन रखना सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अदर, मतलब ये डिनाई नहीं कर रहे कि दूसरे वर्ण में वो विवाह नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पे इस एग्जाम्पल देने का मतलब यही है कि हमारी सोसाइटी कोई बंद, क्लोज या ऑर्थोडॉक्स टाइप की सोसाइटी नहीं है। हमारी सोसाइटी में भी इक्वल राइट्स थे और हम दूसरों की विचारधाराएं समझने की कोशिश करते थे। इवन अगर हम बात करें, जो एरिस्टोटल थे, आप जानते होंगे कि बहुत ही ग्रेट थिंकर हुए हैं। वो जो एथियन सोसाइटी में स्लेव्स थे, वो बोलते थे कि उनको राइट्स नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बुक्स लिखी गई हैं वहाँ पे किसी को किसी के राइट से इस तरीके से, मतलब बिना बात के वो करने का नहीं बात की गई है। अगर हम धर्म शास्त्र के अलावा बात करें तो अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, शास्त्र, मतलब इसके में बेसिकली कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह के बारे में, जीवन के बारे में बात की गई। ये सारी बुक्स हमारे यहाँ पे बेसिकली समाज के रिलेशन, इन सब के बारे में बात करती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जहाँ पे वो बात करते हैं कि जो किंग है उसके जो सब्जेक्ट है, मतलब किंग के अंदर जो राजा के अंदर जो प्रजा है उसका ख्याल एक फादर की तरह रखना चाहिए, ठीक है। और मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे बुक मिल जाएंगे जहाँ पे सोसाइटी की बात की जा रही है। मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैं अभी आपको एडवाइस करूँगी, अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके पास बहुत टाइम है, प्लीज़ बुक्स पढ़िए। मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे सकती हूँ, बट आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपकी, अभी जो मुझे सुन रहे हैं तो आपका आइडियाज़ जो आएंगे वो मेरे सुने हुए से आइडिया आएंगे। जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक से आइडिया आएंगे और आपने सुना होगा, फिर वो सब मिक्स होके एक खुद का भी आपका आइडिया और एक आपके दिमाग में एक स्केच डेवलप हो जाएगा चीज़ों का। तो आप खुद भी बुक पढ़िए, मैं एडवाइस कर रही हूँ। अभी बहुत टाइम है। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, मैंने नोटिस किया है कि क्या होता है कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले लोग सडनली वीडियोस देखना शुरू करते हैं। नहीं, आपके पास 3 महीने, 4 महीने, 5 बार देखिए, 6 बार देखिए, आपका ही जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। ऊपर हमने जो बात की कि जितनी ये बुक्स, पुस्तिकाएं, किताबें हैं, वो सिंपली हमें बता रही हैं कि कितना अच्छा इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन भारत में रहा है। इवन सोशल फिलॉसफी रही है, हमने समाज की रियलिटी, समाज के लोगों के बारे में बात की है। इवन क्वेश्चन करने का फ्रीडम, सारा फ्रीडम हमारे यहाँ पे रहा है। तो किस तरीके से हमें पिछड़ा हुआ कहा जाएगा?
उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें कल्चर और सोसाइटी के बारे में इंडिया में बहुत सारे ट्रैवलर्स के राइटिंग में भी मिल जाती है, जैसे कि ग्रीक, रोमन, ज्यूस, चाइनीज़, बहुत सारे लोग 1000 AD के बाद हमारे यहाँ पे आए। इवन अरब्स, तुर्क्स जो थे, अफगान्स और पर्शियन लोग भी हैं। इन लोग जो ट्रैवलर्स थे, मतलब बेसिकली जो हमारे देश में यात्रा करने के लिए आते थे, वो भी अपना अकाउंट लिखते थे। अपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो वो लोग अपनी पुस्तिकाओं में भी वर्णन किए कि हमारा देश कितना रिच रहा है इंटेलेक्चुअल कल्चर के बारे में या सोसाइटी के बारे में। मैगस्थनीज जो ग्रीक एम्बेसडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आए थे, वो बहुत सारे इंडिया के पार्ट में घूमते हैं और इनका जो पूरा सिस्टम होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ही डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी एज अ बीइंग डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस थ्रू ही डिड नॉट रिफर द वर्ना थ्योरी। इन्होंने 7 क्लासेस के बारे में बात की है, वर्ना के बारे में बात नहीं की है। फॉन हियान, सॉरी अगर मैं इनका नाम गलत ले रही हूँ, ये चाइनीज ट्रैवलर थे। और युआन च्वांग एंड टी सिंह describe the socio-cultural condition of their time in India is in great detail. Analysis of their account in chronological order may given in a valuable perspective on Chinese Union society. इन तीनों लोगों का आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइम में आए हैं। 400 के करीब ही आए हैं, 600 के करीब आए हैं, और ये भी 600-700 के करीब आए हैं। तो जब हम इन तीनों लोगों की, मतलब चाइनीज ट्रैवलर्स का जब बुक पढ़ते हैं टाइमलाइन के हिसाब से, जो पहले आया बाद आया, तो उससे हमें पता चलता है किस तरीके से हमारा समाज बदल रहा था, किस प्रकार से हमारे समाज में अच्छे बदलाव आ रहे थे, मतलब बदलाव नहीं, किस प्रकार से अच्छे बदलाव आ रहे थे और किस तरीके से समाज डेवलप हो रहा था हमारा। ठीक है, तो अगेन हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये सब बातें किस लिए बता रहे हैं, बिकॉज हम काउंटर आर्गुमेंट दे सके अंग्रेजों का कहना कि भाई हमारी सोसाइटी डेवलप नहीं थी, हमारा कल्चर सोशल या कल्चरल डेवलपमेंट नहीं था, हम लोग पिछड़े थे, ये सब। ठीक है, उसी का प्रत्युत्तर, उसी का जवाब हम दे रहे हैं। ठीक है, अगर अरब ट्रैवलर के बारे में बात करें, अल बिरूनी बहुत ही फेमस है और लिटरली हिस्ट्री में तो इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की नॉल, या आप ऐसे भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ इनके बारे में पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये इंडिया आते हैं और ये संस्कृत सीखते भी हैं ब्राह्मण लोगों से, और फिर उन्हीं सारे सोर्स को पढ़ के, उन्हीं सारे सोर्स को पढ़ के इंडियन सिस्टम के बारे में बताते हैं। हमें वर्ण सिस्टम के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में, यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं उसके बारे में। एक तरीके का सोशोलॉजिकल अप्रोच इनके स्टडी में हमें अल बिरूनी के देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर इब्न बतूता, आपने कविता भी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा और ऐसे भी हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ एरर हो गया है ऐसा, ये इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये गलती से यहाँ पे आ गया है। तो ये आते हैं इंडिया में, यहाँ पे भी 15 गलत हो गए, कई बार बनाते टाइम गलती आती है। तो ये मोरक्को से आए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं ज्योग्राफी के बारे में और यहाँ के सामाजिक और कल्चरल जो कंडीशन है या डेली लाइफ कैसे है यहाँ पे 1333 से 1347 के बीच में। ठीक है, और मार्को पोलो के जो बुक्स हैं उसको पढ़ के हमें साउथ इंडिया के बारे में काफ़ी पता चलता है, जो कि करीब 1293 में भारत में आए थे। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे हमें डिफरेंट थिंकर्स या डिफरेंट लोगों के वर्क में हमें एक तरीके की सोशियोग्राफी देखने को मिलती है। बेसिकली ये लोग समाज के बारे में बहुत ही अच्छा चित्रण करते हैं और जो भी बताते हैं वो कहीं बहुत हद तक ये दिखाता है कि हमारा समाज कल्चर वाइज या सोसाइटी वाइज कितना डेवलप था, इंटेलेक्चुअल कल्चर कितना अच्छा था हमारे देश का। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।